Hello everyone, I am Mahendra Kumar Sahni. I am going to teach physics. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अल्टरनेटिंग करेंट्स के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। अब जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे और इसमें सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अल्टरनेटिंग करेंट्स के रिगार्डिंग उसको हम क्लियर करेंगे और आफ्टर द कंप्लीटिंग द वीडियो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे अल्टरनेटिंग चैप्टर के रिगार्डिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट में जो एवरेज वैल्यू है एक फुल साइकिल में उसकी वैल्यू आ रही थी 0, लेकिन हमने बताया था कि जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो हाफ साइकिल में निकालेंगे। तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC। एवरेज वैल्यू का जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का क्या फार्मूला हम लिखते हैं। तो I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T/2 I dt डिवाइडेड बाई लिमिट 0 to T/2 dt। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो I है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। जब इस I की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो I की वैल्यू पुट करेंगे तो I0 साइन ओमेगा t इंटू डी टी। यहाँ पे डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा होगा। I0 की वैल्यू फिक्स है, इसको बाहर करेंगे। सो I0 इंटीग्रेशन T/2 साइन ओमेगा t इंटू डी टी। नीचे आपका जो t का लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी T/2। अब T/2 हो जाएगी। इसके बाद हम साइन ओमेगा t की इंटीग्रेशन जानते हैं। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा t का ओमेगा। तो I0 डिवाइडेड बाई T/2 साइन ओमेगा t को लिखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा अपर लिमिट T/2 लोअर लिमिट 0। ओमेगा फिर कांस्टेंट है, माइनस को भी अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बनता है माइनस I0। ओमेगा की वैल्यू रखते हैं 2π/T और यहाँ पे T/2 और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो कॉस ओमेगा की फिर से वैल्यू रख रहे हैं 2π/T और इंटू T की वैल्यू T/2 माइनस कॉस 0। यहाँ पे 2 से 2 कट जा रहा है, T से T कट जा रहा है तो बच क्या रहा है कॉस पाई, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस साइन है तो ये भी होगा -1। यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि आपका जो ये T है ये T कट रहा है, T से 2 कट रहा है 2 से। अब जो वैल्यू बच रही है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे पाई बच गया और ये -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में लिख लेंगे।
तो आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। अब ये -1 -1 माइनस का 2 और ये माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये जो वैल्यू आया है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, आई एवरेज, इस आई एवरेज को हम लोग मीन भी बोल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला हुआ आपका यहाँ पे आई एवरेज का 2I0/पाई। अगर इसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकालते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं, तो यही वैल्यू क्या बन जाएगी 0.637 टाइम्स I0। इसका मतलब क्या है, अगर अल्टरनेटिंग करंट जो है कि आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बदलती हुई करंट है, तो इसकी वैल्यू साइकिल में, हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 0 से और 0 के बीच में इसकी वैल्यू एक बार पीक अटेंड करता है, फिर पीक से 0 आता है, तो ये वैल्यू बदलती रहती है। फिर से दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में फिर वैल्यू 0 से और 0 के बीच में नेगेटिव डायरेक्शन में एक बार पीक पकड़ता है और फिर से वो वैल्यू चेंज होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ये अल्टरनेटिंग करंट है वो 0 से 10 एम्पियर के बीच में फ्लो कर रहा है, जो आई की वैल्यू है ये 0 से 10 एम्पियर के बीच में फ्लो कर रहा है, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा, देन आई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे केवल आप आई एवरेज की वैल्यू आई नॉट जो है होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो पीक वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से ज़्यादा जो है कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू नहीं होगी, और मिनिमम होगा 0, तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 6.37 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर 0 से 10 एम्पियर के बीच में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो केवल 6.37 एम्पियर होगा। इसके बाद सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज के टर्म में, ई एवरेज इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ई नॉट डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स ई नॉट। तो आप एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज की भी बात करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। तो उसके लिए जब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देखा था तो वो क्या होता था, आप देखेंगे कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। आर एम एस वैल्यू क्या था, आई नॉट बाई √2, और जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 0.707 टाइम्स आई नॉट आ रहा था। यहाँ पे भी अगर आई नॉट की वैल्यू 10 एम्पियर है तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.07। यहाँ पे 6.37 एम्पियर फ्लो कर रहा है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितना फ्लो कर रहा है 7.07 एम्पियर। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली ई आरएमएस हम लिख सकते हैं, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 टाइम्स ई नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू क्या होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करें ग्राफिकली तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक सिनुसॉइडल कर्व होता है,
टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो अगर आई की बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसको हम साइन कर्व को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे पीक वैल्यू पॉजिटिव में आई नॉट। इसका मतलब आई नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है साइकिल की। अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू की कितनी आ रही है, ये उसका 0.637 0.637 जो है कि उस पीक वैल्यू का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 0.637 है तो आधा से अधिक है, तो ये इस तरह से इसकी पीक वैल्यू तो यहाँ पे हो गई और एवरेज वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गई। अब आरएमएस वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आई नॉट और एवरेज के बीच का है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0.707 टाइम्स आई नॉट है, तो ये एवरेज से भी ज़्यादा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है IRMS। तो IRMS पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में आ रही है। तो इस तरह से इनका जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कि फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम को समझने के लिए आप फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। फेजर वो रोटेटिंग वेक्टर है और उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। अब फेजर डायग्राम होता क्या है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, एक अल्टरनेटिंग करंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड है या अल्टरनेटिंग करंट का जो ईएमएफ है उसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर मानते हैं और वो जो रोटेटिंग वेक्टर है उसको हम बोलते हैं फेजर। उस रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फेजर। और अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब जैसे फेजर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में आपके दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये टाइम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो जब हम इसको एक रोटेटिंग वेक्टर मानेंगे तो इसका जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू आई नॉट पीक वैल्यू है और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी अभी जब ये पॉइंट यहाँ पे 0 पे होगा इस एक्सिस पे, तो स्टार्ट किया है 0 से जैसे जैसे ये रोटेट करेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। क्या चेंज होगी इसमें, एंगल की, जो रोटेटिंग एंगल है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन हर पॉइंट पे जो पीक वैल्यू है वो आपके कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ये ओमेगा टी एंगल कवर किया है, तो इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट कितने होंगे, तो आप यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो कॉस कंपोनेंट आपका इधर आएगा, कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जब यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आई नॉट
साइन ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है ये वही अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो कैसे आया है, तो रोटेटिंग वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का प्रोजेक्शन है, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। अब आप देखेंगे इन सिमिलर वे, अगर ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, तो सेम इंस्टेंट पे हम इसको भी देख रहे हैं, ये एक रोटेटिंग वेक्टर है। रोटेटिंग वेक्टर में जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो ई नॉट है और इनिशियल से ये ओमेगा टी एंगल कवर किया हुआ है। अब इसका भी जो रिजॉल्व करेंगे इसको भी, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो होगा आपका ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्ट के जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रोटेटिंग वेक्टर मान करके और उसको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए हैं। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसको रोटेटिंग वेक्टर मान रहे हैं तो ये कहलाता है फेजर, और इसको अगर इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो ये क्या हैं आपके, ये हैं आपके फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब इनका यूज कहाँ पे है, ये हम कैसे मतलब इस चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इन सभी का यूज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स हैं, उन सर्किट्स में हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम जब बनाते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो करंट है और वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सर्किट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स की बात करें तो आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनमें आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस। यानी रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फेजर डायग्राम अलग बनेगा, उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग बनेगा। अगर सर्किट में केवल इंडक्टेंस है तो इसके लिए आपका फेजर डायग्राम अलग बनेगा। और फेजर डायग्राम हमें इतना हेल्प करता है कि ईजिली जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट सर्किट की बात करें अगर, तो फर्स्ट सर्किट आपका है
के AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू रजिस्टर, दूसरा AC थ्रू इंडक्टर, तीसरा AC थ्रू कैपेसिटर। तीन तो ये हो गए। यहाँ पे AC थ्रू रजिस्टर है, इसको हम प्योर रजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। AC थ्रू इंडक्टर, इसको हम प्योर इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं। AC थ्रू कैपेसिटर, इसको हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी बोलते हैं। अब तीन तो ये हो गए। तीन, इन दोनों में से कोई भी मिला करके सर्किट बनाते हैं। जैसे अगर हम रजिस्टेंस और इंडक्टर को मिला करके जब सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे कि AC सर्किट containing AC circuit containing AC circuit containing resistance and इंडक्टेंस। आप जानते हैं रेजिस्टेंस को R से, रेजिस्टेंस को R से और इंडक्टेंस को L से हम डिनोट करते हैं। तो अभी ये कंटेनिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही करते हैं। कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। पांचवें सर्किट की अगर बात करें तो अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस को ले लेंगे। तो AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो लास्ट सर्किट है जिसमें तीनों जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो इसको बोलते हैं AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो इसको हम LCR सर्किट भी बोलते हैं। ये आपके 6 तरह के जो है अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं। इनमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जब केवल सर्किट में रजिस्टर है, जब सर्किट में रजिस्टर है तो उस टाइम पे आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है और इन दोनों के वजह से आपके जो है कि इसमें इम्पीडेंस कितना आ रहा है, इनका फेज एंगल कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हम सर्किट्स में देखेंगे। तो अभी तो हम लोग जो है कि इस AC सर्किट्स के टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं और इनके पैरामीटर्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो फर्स्ट सर्किट जो है आपका देखिए
जब एसी सर्किट के अंदर केवल रजिस्टर है तो इसका आप डायग्राम अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपका ये रजिस्टर है और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका EMF E है। अब ये जो वोल्टेज है ये E, वो रेजिस्टेंस में इसका कितना ड्रॉप होगा? अगर कुछ नहीं है तो इसी के बराबर होगा ड्रॉप, क्योंकि और चीज़ें कुछ है नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू I इंटू R। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनके कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन से देखेंगे, अगर E है तो I इंटू R कर रहे हैं एंड E नॉट है तो उसके जगह पे हम लोग I नॉट इंटू R लिख देंगे। यहाँ पे उन वैल्यूज को पुट करते हैं तो आप लिखेंगे I इंटू R, I नॉट इंटू R साइन ओमेगा टी। R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच क्या जाएगा आपके पास? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे तो जो लोकेशन EMF का है, वोल्टेज का है, वही लोकेशन आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का है। क्योंकि ये भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में अगर एंगल्स की बात करें तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 0 है। फेज डिफरेंस अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों सेम फेज में हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the E and I are in same phase। मीन्स जो आपके अल्टरनेटिंग इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये दोनों सेम फेज में हैं। अगर दोनों सेम फेज में हैं तो अगर इनका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे दोनों का जो लोकेशन है एट एनी टाइम t ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये ओमेगा टी है। इधर दोनों एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये जो वैल्यू है इसका पीक वैल्यू है आई नॉट, ये पीक वैल्यू है इसका आई नॉट। सेम फेज में है तो सेम पाथ में होंगे। और ये आपका जो है
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। दोनों का जो पाथ है सेम है और दोनों का जो एंगल है एट एनी इंस्टेंट वो भी सेम है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम फेज में है। सेम फेज में है तो इनका भी जो है जैसे जैसे हमने रिजोल्व किया था इसकी वैल्यू को आप रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपका है दोनों के करंट और वोल्टेज के, वो दोनों सेम फेज में हैं। तो अगर सेम फेज में हैं तो इनका ई और आई के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, आपके ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर ग्राफ बिटवीन ई एंड आई, तो अगर सिनुसॉइडल कर्व को हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि सिनुसॉइडल कर्व अगर इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये अगर आपका करंट का है तो सेम फेज हैं तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन होंगे, और वोल्टेज की वैल्यू बात करें तो ये अप ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ये जो वैल्यू है इस तरह से दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे। जहाँ पे इसका ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई है, और ये वाला जो कर्व है आपका यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जहाँ पे पीक आएगा करंट का, वहीं पीक आएगा आपका वोल्टेज का। तो यहाँ पे ये ई नॉट है और यहाँ पे ये आई नॉट है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो साइनसॉइडल कर्व है आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का, वो सेम फेज में चल रहे हैं। जब यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पाई तक इस तरह से चल रहे हैं, फिर यहाँ 2 पाई, और इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी सर्किट की, तो दूसरी सर्किट है आपकी एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर। अब एसी थ्रू इंडक्टर में जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये इंडक्टर का सिंबल है, अल्टरनेटिंग सोर्स, यहाँ पे मान लिया करंट आई फ्लो कर रहा है और ये इंडक्टर है एल, और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एल, और वी एल इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो ई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ईएमएफ होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे जो ईएमएफ है उसको हम लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। किसी भी इंडक्टर में जो वोल्टेज है उसको हम लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। अब फिर से वहीं हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू ई बाई
L इंटू डी टी। यहाँ पे आपका E जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो डी आई का आपका आई हो जाएगा और ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस सर्किट में ना तो इंडक्टर चेंज हो रहा है और ना ही सोर्स वोल्टेज आपके चेंज हो रहा है। अब जब साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आपका जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे माइनस जो कॉस ओमेगा टी है इसके जगह पे हम लिख क्या सकते हैं, तो आपको पता है कि कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 पाई बाई 2 प्लस तो जो है कि हम कॉस ओमेगा टी जो है, कॉस ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते हैं तो दोनों साइड जो है माइनस लगेगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं माइनस जो साइन के बाहर होता है उसको अंदर ले जाते हैं तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 उधर हो जाएगा, ओमेगा टी इधर आ जाएंगे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि जो माइनस कॉस ओमेगा टी ये है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि यहाँ पे जब इंटीग्रेट करते हैं साइन ओमेगा टी का, तो यहाँ पे आपका ओमेगा और रह गया है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इस चीज़ को अगर हम कंपेयर करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट से, तो आप आई नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल, यानी इस पूरे टर्म्स के जगह पे हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिख सकते हैं। और जो ये ओमेगा एल है इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्सएल। इसका मतलब ये एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू एल। तो इस टर्म के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। इसको हम यहाँ पे फिर से इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं इस सर्किट में, तो आपका ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में साइन के बाद केवल ओमेगा टी था, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के साइन के साथ ओमेगा टी है, तो दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे
कि इस इक्वेशन नंबर 1 में देखिए जो वोल्टेज है वो साइन ओमेगा टी पे है, लेकिन जो करंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वो ओमेगा टी में से भी -π/2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब प्योर इंडक्टर है तो उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से आपका 90 डिग्री लैग करता है। यानी करंट क्या करता है, जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो करंट है I, it is clear that from equation 1 and 2 current I lags 90 degree from वोल्टेज से करंट जो है आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब पीछे है, करंट क्या है, पीछे है। अब अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं, इसका क्या करें, फेजर डायग्राम बनाएं, तो फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, अब आप देखेंगे कि फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं। टाइम आपका अल्टरनेटिंग करेंट एंड ईएमएफ। तो इक्वेशन 1 से देखेंगे इस लोकेशन पे ओमेगा टी एंगल कवर किया हुआ है वोल्टेज। तो पहले हम वोल्टेज को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसका पीक वैल्यू है E और ये कितना एंगल कवर कर रहा है, ये कर रहा है ओमेगा टी। अब उस वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है। आप इक्वेशन को देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से -π/2 घट रहा है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो उसमें से ये क्वांटिटी कम हो रही है, जबकि ये 100 पे है। तो ओमेगा टी एंगल पे है तो ओमेगा टी पे करंट को 90 डिग्री अगर पीछे हमें दिखाना है तो यहाँ से 90 डिग्री पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, करंट। यानी ये है आपका करंट का पीक वैल्यू, ठीक है। अब अगर पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कितना रह जाएगा भाई, ये वाला टर्म पूरा 90 और ये ओमेगा टी, तो 90 बड़ा है और ओमेगा टी कम है, तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 90 माइनस ओमेगा टी। 90 माइनस ओमेगा टी ये वैल्यू बच जाएगी। आप इस 90 को π/2 के टर्म में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आप π/2 लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल, ये वाला, ये आपका जो है कि क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, क्योंकि जब भी मेजर करेंगे तो ये हमारा बेस है, ये रेफरेंस है। तो इस एंगल को मेजर करना है तो हमें इधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये मेजर करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है उसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। यानी ये जो एंगल है क्लॉकवाइज, इसको हम माइनस लिख सकते हैं। और जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा क्वांटिटी हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अब वैल्यू हो गई आपकी ये ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा आपका, यहाँ पे I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2।
2। तो ये वही वैल्यू है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, I = I0 sin ω t माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज को ड्रॉ करें और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लें तो इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं E = E0 sin ω t, क्योंकि इसका जो एंगल है केवल ω t है, इस करंट के लिए जो एंगल है ω t माइनस पाई बाई 2 है। तो आप ये वही वैल्यू है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, E = E0 sin ω t। और इस वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2। तो करंट पीछे है, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, आपकी पाई बाई 2, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस था वो क्या था, 0 था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 हो गया और वहाँ पे आपका पाई बाई 2 हो गया।